ठीक है, देखो श्रेया, मैं बात कर रहा हूं वेव थ्योरी की। तो वेव थ्योरी नाम से पता चल रहा है वेव के बारे में बात होगी बेटा। यस सर। अब मैं तेरे से पूछता हूँ वेव क्या है। एक डिस्टर्बेंस। वेरी गुड, ये एक डिस्टर्बेंस है। ये बात समझ में आई चैतन्य? यस सर। क्या चैतन्य कभी ऐसी वेव बनी देखी जैसे मैं बना रहा हूँ? ये वेव का रिप्रेजेंटेशन है, या तो टाइम की रिस्पेक्ट में होता है, किसी और की रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, अब देखो किस तरीके की वेव दिखाई दे रही है। चैतन्य, क्या Yes, कभी छोटी क्लास 9th वगैरह में ऐसी वेव देखी है? यस सर। वेरी गुड। शायद आपने ये वाली वेव ना देखी हो जो मैं आज बता रहा हूँ, और ये मैंने लास्ट टाइम कराई भी नहीं थी जब ये चैप्टर चल रहा था, लेकिन ये वेव भी आपके काम की है। जरा देखो, आप सब ये देखकर बताना कि क्या आपको लग रहा है कि इसमें जो मैं नंबर ऑफ लाइंस बना रहा हूँ उनके बीच के डिस्टेंस अलग है, और अलग है तो कैसे है? देखो इस सेट को देखो सारे बच्चे, ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है श्रेया, इसमें नंबर ऑफ वेव्स मैंने लाइन की फॉर्म में दिखाई है। तो तुझे क्या लग रहा है, ये कम है या ज्यादा है एज कंपेयर टू येलो? ज्यादा है। ज्यादा है, शाबाश। और अगर मैं बात करूं बेटा तेरे से कि ये चीज रिपीट करती रहेगी, पहला पहला अगर ब्लू होगा बॉक्स, दूसरा येलो, फिर ब्लू, फिर येलो, तो फिर से वही हो गया। एक में ज्यादा लाइंस है, जिसमें ज्यादा लाइन है उसको मैं बोल रहा हूँ कंप्रेशन। क्या बोल रहा हूँ? कंप्रेस किया गया, कंप्रेशन। और जिसमें खुली खुली लाइन है उसको रेयर फ्रैक्शन। क्या बोल रहा हूँ? रेयर फ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। क्या ये सुना है आपने? साउंड चैप्टर में 9th क्लास में था ये। साउंड वेव। यस सर। नहीं सुना तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार बच्चे कहते हैं कि हमने इतना ध्यान नहीं दिया, वो चैप्टर में इतनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं थी, बच्चा न्यूमेरिकल वगैरह पे ध्यान देता है, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। कंप्रेशन रिफ्रैक्शन भी एक तरीके की वेव क्या है, लेकिन हमें ज्यादातर वेव ऐसी देखने की आदत है। चैतन्य, ये Yes, देखते sir. समझ में आता ना कि ये वेव है? यस सर। जी बेटा। अब कोई आपसे पूछे ये क्या है, ये है क्रेस्ट, और नीचे वाला है ट्रफ। ठीक, नीचे वाला क्या है सर? ऊपर वाला क्रेस्ट, नीचे वाला ट्रफ। अब ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ये पहला पॉइंट हुआ इसका, कि मैं सिर्फ ये समझू कि रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन में क्रेस्ट और ट्रफ में बांटे गए। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में देखो मैं क्या लिख रहा हूं, देख क्या लिखा है। चैतन्य देखिए बेटा क्या लिखा है, एक लिखा है वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ होती है लेंथ, लेंथ का मतलब आप जानती हो क्या होता है, कोई डिस्टेंस होगा जरूर। तो मैंने कहा ये जो अभी वेव बनाई थी ना, इस वेव में जो दो क्रेस्ट थे या जो दो ट्रफ थे, उनके बीच का डिस्टेंस, उनके सेंटर, ट्रफ के देख मैंने सेंटर उठाए, ट्रफ के क्या उठाए हैं? सेंटर। ऐसे ही मैं क्रेस्ट के सेंटर उठाने जा रहा हूं। Wavelength is a distance between center of two consecutive या successive crest और trough। कोई दिक्कत नहीं सर। फ्रीक्वेंसी क्या है? मान लो ये एक पॉइंट है जिसमें से काफी सारी वेव्स पास कर रही हैं। अब मैं अगर आपको बना के दिखाऊं तो आप बताओगे, श्रेया बताएगी, श्रेया बेटा क्या लगता है कौन सी वाली वेव्स ज्यादा पास होगी, ऊपर वाली 1 वाली या 2 वाली, किसी एक पॉइंट से 1 सेकंड में? ऊपर वाली। ऊपर वाली। तो हमें बोलना है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड। समझ में आया चैतन्य? यस सर। चलो, तो फ्रीक्वेंसी पता चल गई, वेव लेंथ पता चल गई, डिस्टरबेंस यानी कि वेव का मतलब पता चल गया। अब
सर ये दूसरे उसमें सी और आर को क्या कहते हैं? क्रेस्ट और ट्रफ, सी और सर आर, ये ये यस सर। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। ओके सर। कंप्रेशन का मतलब जानता है बेटा? कंप्रेस का मतलब जानता है बेटा? सर दबाना किसी चीज को। हाँ, तो उसमें ज्यादा आएंगी ना चीजें। और रेयर फ्रैक्शन का मतलब होता है खुला खुला। अगर मैं तेरे से पूछूं कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का क्या मतलब है, तू कहेगा कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स को आपने कंप्रेस कर दिया और रेयर फ्रैक्शन में खुला छोड़ दिया। ठीक, यस सर। चलो अब आगे चलते हैं। वेव समझ लिया, वेव लेंथ समझ लिया, डिस्टर्बेंस समझ लिया, फ्रीक्वेंसी समझ लिया। अब वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब क्या है? वेव नंबर का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स इन पर्टिकुलर लेंथ। एक सेट ऑफ यूनिट में कितनी नंबर ऑफ वेव्स। सब बच्चे देखो, क्या ये आपको एक लेंथ दिखाई दे रही है? मैंने कहा या तो ये एक यूनिट है। अब किसी बच्चे ने कहा भैया ये एक यूनिट 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है या 1 किलोमीटर है, वो आपके ऊपर, लेकिन है एक यूनिट, 1 2 3 4 5 नहीं। अब जरा यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी देख, वो देखना कि कितनी वेव्स है और किसकी ज्यादा है। एक केस ये बनाया, एक केस ये बनाया। श्रेया बताइए, श्रेया किसकी ज्यादा है ऊपर वाले की। तीनों में से? यस सर। शाबाश। ये कह रही है कि भैया जितनी छोटी छोटी वेव्स होंगी ना वो ज्यादा होंगी, जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा होंगी। यही कहना चाह रही है बेटा? हाँ सर। यहाँ पर वेव्स के नंबर कम है, यहाँ 2.5 है, यहाँ तो एक ही आई है और ऊपर तो 10-12 लग रहे हैं। इसका मतलब वेव नंबर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेव लेंथ के। बात ठीक है या गलत? बोल बेटा। ठीक है सर। अब टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड का मतलब होता है कितना टाइम लगा आपको। वेव नंबर दोबारा समझाना। कौन पूछ रहा है ये? सर चैतन्य। चैतन्य, पहले इसको दे। इस एक लेंथ में ये यहाँ पर बहुत सारी वेव्स है। यस सर। बहुत सारी वेव्स है, तो जितनी ज्यादा वेव्स है, जितनी ज्यादा वेव्स है ओके सर। उतनी कम लेंथ में, कम लेंथ में ज्यादा नंबर्स आ जाएंगे। इसे कहते हैं वेव नंबर। और लेंथ में कितनी ले रहा हूं? हमेशा 1 यूनिट। लेंथ क्या ले रहा हूं? 1 यूनिट। अब देख अब कितनी है, अब कम आई है। अब और भी कम आई है। तो वेव नंबर्स, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उतना ही वेव नंबर ज्यादा होगा। अब देख, मैं फिर से मैं तेरे से पूछ रहा हूँ किसका वेव नंबर ज्यादा है, इसका या इसका? पहली वाली का। फर्स्ट वाले का वेव नंबर ज्यादा है। वेवलेंथ किसकी बड़ी है, पहले की या दूसरे की? दूसरे। जिसकी वेवलेंथ बड़ी है उसके पास वेव नंबर कम है, याद रहेगा? यस सर। चलो, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं बेटा मैं तेरे से। टाइम पीरियड को टी से दिखाया जाता है। ये क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। टू कंप्लीट, ठीक है, बोलो। यस सर। अब वो साइकिल स्टार्ट हो सकती है क्रेस्ट के आधे से, पूरा ट्रफ लेकर आधा क्रेस्ट, या फिर ट्रफ के आधे से पूरा क्रेस्ट लेकर आधा ट्रफ। ठीक, बोल। यस सर। ठीक है, टाइम पीरियड समझ में आ गया। टाइम पीरियड के बाद साइकिल, वेव साइकिल। एक जो वेव चलती है उसकी साइकिल में क्या क्या आता है और वेव साइकिल क्या है? देख, वेव साइकिल ये एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलाकर जो बनता है वो वेव साइकिल है। क्या है? अब कोई क्या, नहीं भैया मैं तो वैसे ही चालू करूंगा, सेंटर से आधा क्रेस्ट फिर पूरा ट्रफ फिर आधा क्रेस्ट। बात वही है, इसके अंदर भी एक क्रेस्ट आ रहा है और एक ट्रफ आ रहा है, इसे वेव साइकिल कहते हैं। ये बातें समझ में आई चैतन्य? यस सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। ठीक है, तो अब तक हमारे पास जो फॉर्मूलाज आए वो ये, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड,
फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज या पर सेकेंड। टाइम की यूनिट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, होती है सेकेंड। ठीक, वेव नंबर 1/वेव लेंथ। ठीक है बेटा, वेव नंबर की होगी यूनिट पर मीटर और वेव लेंथ की मीटर। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, वेव लेंथ का फॉर्मूला आ गया और वेव नंबर का। अब एक वेलोसिटी का फॉर्मूला बना रहे हैं। आप जानते हो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बोलो बच्चों, बात ठीक है गलत है? ठीक है सर। बोलो। और वेलोसिटी यहां पर मैं ले रहा हूं लाइट की वेलोसिटी, जो होती है 3 × 10⁸। मैं बार बार इसके बताता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैक्यूम में ये बदल सकती है, बिल्कुल। मीडियम गाढ़ा करते जाओ, इसकी स्पीड कम होती जाएगी। ऐसा हमने लास्ट ईयर 10th में लाइट चैप्टर में पढ़ा था। अब सी को कह सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए वेवलेंथ, और टाइम को कह सकते हो टाइम पीरियड। बोलो बोलो बच्चों। यस सर। तो श्रेया यहाँ से फॉर्मूला बना, C = λ/t = लैम्डा मल्टीप्लाई में 1/t। बोल बेटा। यस सर। अब इसको हम ये कह सकते हैं C = ये 1/t, तो अभी हमने फ्रीक्वेंसी बनाया था। ठीक, अब इसके बाद बारी आई लाइट। क्या लाइट एनर्जी है? हाँ, क्या लाइट एनर्जी है? जी। तो इसका मतलब इसका रिलेशन, इस वेव का रिलेशन एनर्जी के साथ भी होगा। कैसा रिलेशन होगा एनर्जी के साथ, जरा सुनना। आप सबसे पहले सोचो मैक्सवेल की थ्योरी के बारे में। मैक्सवेल ने कहा क्या? मैक्सवेल ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं एनर्जी। कैसे? कंटिन्यूस, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ। कैसे मैग्नीट्यूड के साथ? इन द फॉर्म ऑफ वेव। और वो वेव कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। वो वेव कैसी है? बोलो। Electromagnetic. तो श्रेया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है? श्रेया, सर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होते हैं। वेरी गुड। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैंने बनाया है वाई एक्सिस पे, मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया है आपका जेड एक्सिस पे। दोनों से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस। वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आई? तो ये है आपकी ईएम वेव। अब ईएम वेव जो है, उसने कहा इलेक्ट्रॉन हमेशा एमिट करते रहते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, ये बात ठीक थी, लेकिन कंटिन्यूअसली करते रहते हैं और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, ये बात गलत। ठीक है, तो इसको ठीक किसने किया और ऐसा क्या गलत था जो ये नहीं बता पाई? तो अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे एक कॉन्सेप्ट की, जिसे बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या आप जानते हैं रेडिएशन का मतलब क्या होता है? या तो लाइट एब्जॉर्ब कर लेना या लाइट एमिट कर लेना, यानी कि लाइट से जो भी काम हो एनर्जी का, वो रेडिएशन कहलाएगा। ठीक, फिर मैंने आपसे कहा ये ब्लैक बॉडी क्या होता है। तो ब्लैक बॉडी यहाँ पर असलियत में अगर हम कलर्स की बात करें तो कलर्स किस तरीके से काम करते हैं उस पर ध्यान दें।
कलर क्या होते हैं? श्रेया, ब्लू कलर होता है, Yes, sir. ग्रीन, Yes. रेड, ब्लैक, व्हाइट, बोल बेटा। हाँ सर. नहीं, ब्लैक और व्हाइट शेड्स होते हैं। क्या होते हैं? Shades. अच्छा, कलर कौन कौन से? ब्लू, ग्रीन, रेड, और शेड्स क्या है आपके? ब्लैक और व्हाइट। तो शेड करता क्या है? शेड का काम क्या है? इंटेंसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करना। मैं भी आपसे बात करता हूं। पहले कुछ बच्चे कहेंगे भैया हमें इंटेंसिटी ही नहीं पता। इंटेंसिटी आप स्ट्रेंथ कह सकते हो, इंटेंसिटी आप इम्पैक्ट कह सकते हो जो उसका असर पड़ रहा है। अच्छा, एक बात सुनो, सब बच्चों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक बॉक्स, बोलो। हाँ जी सर। ठीक है, प्रथम हाँ जी ये सर। शेड कार्ड है, तेरे को यहाँ पे मैंने एक कलर क्लिक करा, दिखाई दिया ग्रीन कलर। हाँ जी सर। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो ये डार्क होता जा रहा है। हाँ जी सर। लास्ट कलर बताइए उसका, ऑलमोस्ट ब्लैक डार्क हो गया। ग्रीन। हाँ जी सर। हाँ मतलब और नीचे लेके जाइयो व्हाइट। तो तू यूं कह सकता है भैया जैसे जैसे आप इस ग्रीन के अंदर थोड़ा थोड़ा व्हाइट डालते जाओगे ना तो ये अपने शेड को कमजोर करता जाएगा। लाइट ग्रीन और लाइट ग्रीन और लाइट ग्रीन और लाइट का कोई, अच्छा मैं लाइट और डार्क को कंपैरिजन कहूं या यूं कहूं कि भैया लाइट और डार्क दो चीजें होती है? सर कंपैरिजन। कंपैरिजन। हम ये नहीं कह सकते ये चीज लाइट है ये चीज डार्क है, इट इज अ कंपैरिजन। तो वो कह रहा है हम कंपेयर करने के लिए या किसी चीज की इंटेंसिटी को एनहांस करने के लिए व्हाइट और डार्क का यूज करते हैं। अगर आपने व्हाइट कलर डाला तो उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो और डार्क जाएगी। डालने से, ब्लैक डालने से ज्यादा हो जाएगी। क्या ये सब बच्चों को बात समझ में आई? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, तो ये तो बात हुई इसकी। तो वापस कैसे हो? हाँ ये लो। तो ये तो बात हुई इसकी। तो ये शेड्स हैं और आपने सुना भी होगा जब पेंट करने वाला आता है शेड कार्ड लेकर आता है, कैसा क्या हो, कौन सा वाला येलो कलर है, डार्क वाला, लाइट वाला। तो वो शेड्स है, वो इंटेंसिटी है और इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज करना मतलब ब्लैक कलर। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं व्हाट इज ब्लैक बॉडी? क्या होती है ब्लैक बॉडी? Emission of radiation from hot body. ना ना ना, ये कौन है जो बुक पढ़ कर आया है? ब्लैक बॉडी का मतलब होता है व्हाइट और ब्लैक दो कलर। अब यहाँ बच्चा पता क्या कहता है, भैया ये क्या कह रहे हो, नाम में ब्लैक बॉडी लिखो और आप व्हाइट लिख रहे हो साथ में। आप ये कह सकते हो ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो एमिट करे लाइट कंप्लीटली या एब्जॉर्ब करे। ये फिजिक्स में भी पढ़ेंगे हम, तब के तब बात करेंगे क्योंकि वहां बहुत अच्छे से समझेंगे हम। किरचॉफ का एमिशन और एब्जॉर्प्शन समझेंगे, बहुत अच्छी चीज है वो। तब तक आप सिर्फ ये समझो ये एमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक बॉडी वो बॉडी है जो लाइट को पूरी तरीके से छोड़ती है या पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या सर आप इसका कोई एग्जांपल? वो तो दे रहा हूं मैं, देख कुछ कौन रहा है पहले बताओ। सर सर सरबजोत। सरबजोत, तुझे पता है कि अगर मैं इस एक डब्बे के ऊपर ब्लैक पेंट कर दूं, कौन सा पेंट कर दूं? ब्लैक। तो होगा क्या? ब्लैक पेंट करने से ये डब्बा बहुत अच्छा एब्जॉर्बर बन जाएगा लाइट का। आपने कब पढ़ा था? जब आपने कुकर बनाया होगा जो लाइट से काम करता है, उसे सोलर कुकर बोलते हैं। सुना है कभी ये नाम? यस सर। तो वो कहते हैं कि अगर इस पे ब्लैक पेंट कर दिया आपने तो ये लाइट को अच्छा एब्जॉर्ब करेगा। ये सनलाइट आई और इसने एब्जॉर्ब कर ली, उससे हुआ क्या? ये हीट हो जाता है। क्या हो जाता है? हीट। तो ये अच्छा एब्जॉर्बर है कि नहीं लाइट का? लेकिन व्हाइट कलर होता तो, अगर व्हाइट कलर होता तो वो एमिट कर देता, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। हाँ, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता, कुछ नहीं रखता अपने पास। बोल बात ठीक है गलत है? सही है सर। सर ये गर्मियों में गर्म कपड़ों पे भी होता है कि काले कपड़े नहीं पहनने। बिल्कुल सही। अगर कोई काले कपड़े पहनेगा गर्मियों में तो वो
उसको हीट ज्यादा लगेगी, उसको गर्मी ज्यादा लगेगी, तो हम कहते हैं लाइट कपड़े पहने। ठीक है, यस सर। चलो अब तो ये तो हुई बात व्हाइट और ब्लैक कलर। ब्लैक कलर सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, व्हाइट कलर सब कुछ एमिट कर लेता है, ये दोनों ही ब्लैक बॉडी है। अ परफेक्ट एमिटर और अ परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ अ लाइट is named as black body. Black body radiation explain us the science of absorption and emission of light. ठीक है, by virtue of that we can justify the relation between energy and light. अब आप कहो तो भैया एनर्जी और लाइट का क्या रिलेशन है? अब जैसे गौर भी कह रही है भैया ने पता नहीं क्या बकवास कर दी, इसका मतलब क्या है? अरे एनर्जी का रिलेशन अभी तो बताया होता है लाइट के साथ, या सीधा सीधा मैं कहूँ कि भैया लाइट ही एनर्जी है। हाँ, लाइट एनर्जी। फिर अभी मैं इसको ना प्लैंक्स में बताऊंगा, अभी तो मैं कमी बता रहा हूँ किसकी? मैक्सवेल की। और मैक्सवेल की कमी क्या है? उसने ब्लैक बॉडी रेडिएशन में समझाया। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या? जो परफेक्ट एब्जॉर्बर परफेक्ट एमिटर है वो तो काला रंग हो गया या सफेद रंग हो गया, इसके बीच के रंग भी होते हैं। हाँ, ऑन हीटिंग अ बॉडी, अगर मैं किसी बॉडी को गर्म करता हूं तो यहाँ 4 कलर एनसीईआरटी ने दिए। याद करो, एक बार मैंने बताया था तो आपने कहा था भैया ब्लू लास्ट में आएगा, किसी बच्चे ने कहा था, याद करो कौन था बच्चा? भूमि। कौन बेटा? भूमि। भूमि तूने कहा था कि भैया ब्लू लास्ट में आएगा, पहले आएगा रेड, फिर ऑरेंज, फिर व्हाइट और फाइनली ब्लू, ये कहा था ना? ये ऑर्डर ठीक है? तो मैं तेरे से कह रहा हूँ ये जो रेड ऑरेंज ब्लू व्हाइट है, कितने कलर है? 3। 4 वो उसको भी मान ले अभी थोड़ी देर के लिए। बट व्हाइट जो वो शेड है ना। हाँ, लेकिन उसकी भी फ्रीक्वेंसी है। क्या इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है बेटा? इसकी, यस सर। इसकी और इसकी। सबकी डिफरेंट। अगर 4 चीजों की 4 फ्रीक्वेंसी है तो 4 एनर्जी होनी चाहिए। और मैक्सवेल क्या कह रहा है ना? इलेक्ट्रॉन हमेशा एक जैसी एनर्जी छोड़ता रहता है। मैक्सवेल के हिसाब से कोई रंग है ही नहीं। समझ में आया? एक ही कलर है, इलेक्ट्रॉन एमिट करते हैं कांस्टेंट एक ही कलर हमेशा, जो की बात गलत है। तो उसके बाद हमें पता चला कि नहीं भैया, एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, और फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। फ्रीक्वेंसी क्या है? वेरिएबल है। बात समझ में आई श्रेया? यस सर। भूमि बात समझ में आई? और ये किसने दी? ये प्लैंक्स की थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब प्लैंक्स ने क्वांटम थ्योरी में क्या कहा? उसने कहा इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी। उसने कहा मैं इस बात को डिनाई नहीं करता जो मैक्सवेल ने कही है, इलेक्ट्रॉन एमिट्स एनर्जी, लेकिन कैसे? कंटिन्यूअसली, डिसकंटिन्यूअसली। कैसे कहा बेटा उसने? डिसकंटिन्यूअसली। इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो वेव कैसे है? पैकेज। अब किस रंग का पैकेज आ रहा है वो देखना पड़ेगा। लाल रंग का आ रहा है, पीले रंग का आ रहा है, उसी पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी। उसने अलग अलग नाम दिए इसको, पैकेज, बंडल। क्या नाम दिया? बोलो। बंडल या क्वांटम। क्वांटम का मतलब एक सेट होता है। ठीक है, और एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पे। और यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट H, जिसके बारे में अभी कोई पूछ रहा था। उसकी वैल्यू है 6.626 10 की पावर -34। अब इसकी यूनिट कैसे निकालूं? यूनिट निकालने के लिए मैंने इसको लिखा है H = E by फ्रीक्वेंसी। E क्या है? जूल। फ्रीक्वेंसी क्या है? पर सेकंड। पर सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? जूल सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या बनी? जूल। ये बात ठीक है या गलत है? भूमि? यस सर, ठीक है। पक्का? यस सर। कुछ पल्ले पड़ा है? सब सर के ऊपर से निकल गया? नहीं सर, समझ आ गया। चलो, अच्छी बात है। अब हम बात करेंगे फिर से चैतन्य से। चैतन्य, यस सर। ठीक, मैंने तेरे को बताया एनर्जी के बारे में, यस सर। प्लैंक्स की थ्योरी के बारे में, E = h न्यू से समझाया, E = फ्रीक्वेंसी बता दिया। अब यहाँ एक फॉर्मूला आ गया E = h। लेकिन गौर भी कह रही है कि सर अभी तो आपने कहा था फ्रीक्वेंसी होता है c/λ। कहाँ कहा था? पीछे चले जाओ, यहाँ पे
देखना यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या निकलता है, निकलता है। यस सर। और भी ये बात ठीक है, बोल सकती बेटा, इसमें स्पीकर है, तेज बोल। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास एक एनर्जी का फॉर्मूला आया, E इक्वल्स टू h nu इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। शिवम बात ठीक है। अब शिवम कह रहा है कि भैया मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये किसने कहा है कि एक ही निकलना चाहिए, एन की तो निकल सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 1 मोल। तो क्या करोगे आप, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। प्रथम ये फॉर्मूला हमने देखा है, हाँ जी सर। प्रथम यहाँ पे वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, ये एन क्या है, नंबर, जिस चीज नंबर, की क्वांटिटी जो है। इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। अभी सुना है क्लास में कितने बच्चे आए हैं, तो उसके लिए जनरली हम स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है कि कम है, तब स्ट्रेंथ का यूज करते हैं। नंबर आप जानते हो, बताने की जरूरत नहीं। इंटेंसिटी का भी इस तरीके से यूज करते हैं। ये ज्यादातर ना आवाज के लिए, साउंड के लिए, लाइट के लिए यूज किया जाता है। भाई लाइट की इंटेंसिटी कम थी इसलिए दिख नहीं रहा, सुना है कभी ऐसे? हाँ जी सर। ठीक है, चलो जी, ये भी बात चली गई। E इक्वल्स टू NH हो गया, hc बाय लैम्डा हो गया। अब फॉर 1 मोल, ये बहुत ध्यान रखना है, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि कई बार आता है। फॉर 1 मोल नंबर कितने होते हैं? 6.022 into 10 raised to the 23 entities. वेरी गुड। और ये है कौन? Sir, भूमि। नहीं नहीं ना बेटा, ये कौन है वो गैथरोस नंबर, Avogadro's number. ठीक है। भूमि 6.02 10 to 23 है। पहले ही करेगी। पता था किसके बारे में पूछ रही है। अब देखो, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। अब जरा एनर्जी की यूनिट पे आ जाओ। अगर मैं आपसे पूछूं E, तो आप कहते हो भैया h न्यू या hc बाय लैम्डा, तो मैं कहता हूं ये होता है जूल। लेकिन अगर आप कहते हो ये nh न्यू और nhc बाय लैम्डा, जिसका n आप जानते हो, अब मैं लिखूंगा और n अपने आप बच्चे बता देंगे क्या है। क्या लग रहा है प्रथम, n क्या है? इलेक्ट्रोवोल्ट। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। इलेक्ट्रोवोल्ट कौन बोला है, कौन है बेटा? सर मैंने बोल दिया। मैं कौन? सर सरबजोत बेटा, बहुत दूर बैठे हो, अपने झापड़ खुद लगा लो, ठीक है। इसकी वैल्यू है 6.022 10 की पावर 23, क्योंकि मोल का मतलब ये होता है, ठीक है सरबजोत, जल्दी बता। यस सर। चलो, हमारे पास एनर्जी का ये फॉर्मूला भी आ गया। अब क्या करें, एनर्जी में यूनिट देख लिया, एनर्जी के फॉर्मूले देख लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे इसको, एनर्जी की यूनिट क्या है, आपने कहा जूल है, ठीक है। अगर कोई अर्ग में दे दे तो क्या गलत कर दोगे? 10 की पावर 7 अर्ग बराबर होता है 1 जूल के, याद रहेगा सबको। ये आपके फिजिक्स के लेसन नंबर 2 के यूनिट कन्वर्जन में भी आया था, बोलो आया था कि नहीं आया था? Yes, sir, NCERT question है। ठीक है बेटा, अब जरा इसको देखियो, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट ये है क्या? ये यूनिट है एनर्जी, इसकी है। अगर एनर्जी की यूनिट है तो पहले इस बात को समझो कि वर्क डन की यूनिट भी एनर्जी की यूनिट के बराबर है, ठीक? बोलो बच्चों, आना हाँ बोलो, जी सर। ठीक है। अब याद करो कि हमने कभी पढ़ा था वर्क डन होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल की यूनिट है वोल्ट, चार्ज यूनिट है कूलम। तो 1 वोल्ट मल्टीप्लाई में 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 जूल, ठीक। तो मैं कह सकता हूं 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट कूलम। अच्छा, वोल्ट को तो रहने दो, मैं कह रहा हूं कूलम को एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये ठीक लिखा है बेटा, क्या नाम है इसका, भूमि, Yes, sir.
क्या हम लिख सकते हैं 1.6 into 10 power minus 19 कूलम? बोलो। भाई ऐसे अगर ऊपर किसी चीज से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी तो उस चीज से डिवाइड करना पड़ेगा। ईशा बात ठीक है गलत है? ईशा सो रही है। सर ठीक है। ठीक है बेटा, डरा क्यों रही है? अब देखो इस चीज को देखो ईशा, जिसको मैं ग्रीन कलर के मार्कर से मार्क कर रहा हूँ, ये क्या है? किसका चार्ज है? 1 जूल। 1 जूल का चार्ज है। अरे राम, दोबारा देख, इसका चार्ज है। यहाँ क्या लिखूं उसकी जगह पे? बोल बेटा। ईशा, ईशा पढ़ाई कर ले, नई एक्सयूवी लिए तो उसमें घूमती रहेगी। सर आपको कैसे पता? हाँ मुझे सब पता है बेटा, न्यूज में आया था, शाहरुख खान है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ये। अब तू सोच ले, देख ले भैया को क्या क्या पता हो सकता है, तो तू बच के रहा कर या पढ़ाई कर लिया कर। किसका चार्ज है ये? ओके सर। हाँ, चार्ज पता किसका है? 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो अब बताना है तेरे को 1.6 into 10 की सर। पावर माइनस 19। हाँ बेटा। सर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस में आता है। हाँ माइनस में, लेकिन हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की एनर्जी लगभग एक जैसी सी रहेगी। सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आने जाने से ही पता चलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो नेगेटिव कर देंगे, आ रहा है तो पॉजिटिव कर देंगे, उसको मारोगे नहीं। अभी आप ये देखो कि क्या ये बात ठीक है कि 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल इक्वल है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के? बोलो बच्चों, चैतन्य बात समझ में आई? यस सर। पक्का? यस सर। शाबाश। अब बात करेंगे हम किससे? हेमंग से। हेमंग, यस सर। हेमंग हमने बात कर ली यहाँ पे चार्जेस वगैरह की, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी की 2 अलग अलग पॉइंट्स पे। देखिए जरा क्या लिख रहा हूं मैं। एनर्जी इनिशियली क्या है और फाइनली क्या है, ठीक है बेटा? यस सर। एनर्जी इनिशियली है E1 और फाइनली है E2। एनर्जी इनिशियली है -2 पॉइंट, अभी रुको, मैंने इस एनर्जी को इस फॉर्म में नहीं बताया, बोहर की बात नहीं बताई, सिर्फ एनर्जी का फॉर्मूला बताया। चलो, अब यहां पर एनर्जी का फॉर्मूला आ गया प्लैंक्स का। प्लैंक्स के बाद एक और चीज देखो, प्लैंक्स ने कहा कि अगर आप चाहते हो इस एनर्जी से वर्क कराना, तो आप एक बात समझ लो कि अगर किसी चीज का इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो, इस इलेक्ट्रॉन को अगर आपको जेट कराना है तो यहां पर आपको एक लाइट भेजनी पड़ेगी। उस लाइट के पास अपना एक करेक्टर होना चाहिए, उसको देखेंगे क्या करेक्टर होना चाहिए, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां से इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा? यस बोलो। सर। अब मैं कुछ बातें बताऊंगा, देखो क्या बात है। एक यहां जो आ रही है वो है लाइट, एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की, और यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट चाहिए। अपनी सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या है? ये क्या चीज है? ये सुटेबल फ्रीक्वेंसी ये क्या चीज है? ये है मोर देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मोर देन रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, या मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। चैतन्य, यस सर। मैंने तेरे से कहा भाई तेरे को कहीं जाना है, या जैसे मान लो तेरे को, तूने मेरे को कहा कि भैया मुझे ना 500 रुपीज दे दो, मुझे कहीं जाना है, वहां की टिकट 500 की है। तो मैंने कहा भाई 500 में कैसे काम चलेगा?
500 की तुम्हारी टिकट हुई। अब तू आएगा जाएगा, 50 रुपए उसमें भी लगेंगे, तो वहां कुछ खाना खाएगा उसमें भी कुछ पैसे लगेंगे, तो टोटल तुझे 500 चाहिए या 500 से ज्यादा चाहिए? सर ज्यादा चाहिए। तो तेरी सुटेबल फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी मिनिमम या रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के, या उससे ज्यादा चाहिए? हाँ सर। रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी मिनिमम फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा चाहिए? सर रिक्वायर्ड की इक्वल होगी ना सर। ना ना ना, रिक्वायर्ड से ज्यादा चाहिए, जिससे मैं उसका और काम कर सकूं। रिक्वायर्ड तो सिर्फ उसको सरफेस पे लाएगा। अब देख, मैं एक टर्म लिखा हूं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम न्यू से दिखाते हैं, नीचे एक नॉट लगा देते हैं। ये कम से कम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? कम से कम रिक्वायर्ड कम से कम जो चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी है वो है। अच्छा, एक और चीज देख, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये क्या है? कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ ई नॉट जो है वो है h टाइम्स ऑफ म्यू नॉट। ये कहां से फॉर्मूला है? अभी तो प्लैंक्स ने दिया था, बस मैंने नॉट और लगा दिया। क्या लगा दिए? नॉट और लगा। तो ये क्या है? ये रिक्वायर्ड एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? रिक्वायर्ड एनर्जी और फ्रीक्वेंसी। ठीक। अच्छा देखो, Yes, sir. गिवन गिवन कितनी है? गिवन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वो है E। ठीक बेटा, ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा इसको देखो, अगर जो एनर्जी मैं दे रहा हूं गिवन वो ज्यादा है रिक्वायर्ड से, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक। यस सर। और जो एनर्जी मैं दे रहा हूं वो कम है ई नॉट से, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। और बराबर है तो भी नहीं निकलेगा। ठीक है? ओके सर। निकलेगा सिर्फ तभी जब ज्यादा होगी। बात ठीक है गलत है? ठीक है सर। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये एनर्जी कर क्या रही है? कि एक ना रिलेशन है, जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी दो हिस्सों में बंटती है, तो आपकी रिक्वायर्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या? वापस बोलना। एक तो रिक्वायर्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके। एक ये देख, ये है लेयर जहां से तेरे को इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन कहाँ बैठा है? इलेक्ट्रॉन यहाँ बैठा है। अब तूने कहा कि सर मैंने यहाँ से एनर्जी भेजी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी मारी, पहले तो ये यहाँ से उठ के अपनी सरफेस तक आएगा। यस सर। वहां तक आने के लिए इसको एक एनर्जी चाहिए, फिर उसके बाद ये और दूर जाएगा, उसके लिए इसको एक अलग एनर्जी चाहिए। तो क्या लग रहा है कितनी एनर्जी चाहिए? ब्लू वाली वो एनर्जी है जो उसको सिर्फ सरफेस तक आने के लिए चाहिए। ग्रीन वाली वो एनर्जी, हाँ, तो ब्लू वाली क्या है इसकी? ब्लू वाली है इसकी h न्यू नॉट। यस। और ग्रीन वाली क्या है इसकी? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। जब उसको वेलोसिटी मिलेगी तभी तो जाएगा ना। ओके सर। नहीं आया समझ में? सर आ गया। पक्का? बोलो। सर आ गया सर। तो यहां से मैं ये बात कह सकता हूं, देखिए बेटा जरा, E इज इक्वल्स टू E माइनस ई नॉट, E प्लस काइनेटिक एनर्जी, ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E माइनस ई नॉट इज इक्वल्स टू क्या? E h न्यू होता है और E नॉट h न्यू नॉट। बोलो। यस सर। ठीक है? यस सर। सर एक बार फिर से बता दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कौन? सर अब्दुल रज़ाक, बस ये वाला पार्ट। एक मिनट रुकिए बेटा। अब्दुल जरा ध्यान दे, एनर्जी होती है मिनिमम एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है? ठीक है, जो गिवन की एनर्जी उसमें से अगर मैं मिनिमम एनर्जी माइनस कर दूं ना तो काइनेटिक एनर्जी मिलती है। लेकिन मैं जानता हूं एनर्जी h न्यू होती है और ये h न्यू नॉट होती है, तो दोनों में से h कॉमन ले सकता हूं मैं, मेरे काम आएगा।
न्यू माइनस न्यू नॉट। देखो प्रथम से पूछता हूँ, प्रथम एक क्वेश्चन में हमने लगाया था, क्वेश्चन नंबर 9 में एग्जांपल में याद कर। हाँ जी सर। फिर मैंने यहाँ से न्यू को कन्वर्ट कर दिया सी बाय लैम्डा, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया, बोलो। यस सर। एच सी बाहर, ये तो दोनों कांस्टेंट है, ये इक्वेशन आ गई, ये तो बहुत आसान हो गया। बात समझ में आई? यस भैया। चलेंगे आगे। इसके बाद बारी आती है बोहर्स मॉडल। कहता क्या है ये मॉडल? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट। यही गलती थी, इसने सर्कुलर बोला। ये 2D कह रहा है, असलियत में 3D ऑर्बिट होती है, एक स्पेस होता है, ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन के लिए रिक्वायर्ड एंगुलर मोमेंटम। कैसा मोमेंटम है? बोलो बच्चों। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्यों? क्योंकि जब कोई चीज गोल गोल घूम रही होती है तो उसका एक एंगल होता है हर बार। जैसे वो यहां से लेके यहां तक घूमा तो आपको एंगल दिख रहा होगा, और पूरा चक्कर काटा तो भी एक 360 एंगल है कि नहीं है? बोलो। यस सर। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई में रेडियस। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। बोलो। यस सर। तो यहां से एल आया एम बी आर, ठीक है या गलत है? ठीक है। चलो, तो रिक्वायर्ड एंगुलर मोमेंटम पता चल गया, एंगुलर मोमेंटम पता चल गया, आगे चलते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम होता कितना है? n टाइम्स ऑफ एक कांस्टेंट जो है h अपॉन में 2 पाई। n है क्या? नंबर ऑफ शेल। n क्या है? ये नंबर ऑफ शेल KLMN के नाम से जाने जाते हैं, बोहर ने बताया था। ये पहले भी आप देख चुके हो 9th क्लास में, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा। कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। अब यहां से कुछ फॉर्मूले निकले, जैसे एक निकला रेडियस का। सारे बच्चे ध्यान देना, बोहर ने ये दिया था R0 n², जहां पे R0 की एक वैल्यू है 0.0591 एंगस्ट्रॉम या 0.591 नैनोमीटर। फिर मैं गलत लिख रहा हूँ, ये वाला एंगस्ट्रॉम होता है, एक बार इसको चेक कर लेना, उल्टा लिख देता हूँ भाई। अब यहां पर एक चीज देखो, R इज इक्वल्स टू R0 n², वो था हाइड्रोजन के लिए। ये किसी के लिए भी, तो मैंने यहाँ पे किससे डिवाइड कर दिया? किससे डिवाइड कर दिया? उसके एटॉमिक नंबर से, ठीक है गौरवी। चलो, ये हुआ रेडियस, ठीक है बच्चों। अब हाँ जी सर। आपने जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था R इक्वल सर ये Z क्या है? Z एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए यहाँ पर Z नहीं लिखते। पूछो, कोई कुछ पूछ रहा था? सर ये दो आपने एक तो नैनोमीटर यूज करा, एक आर्मस्ट्रॉन्ग यूज करा है, तो इसमें दो बार एक ही उसको यूनिट, क्योंकि दोनों में अगर नैनोमीटर लगाएं और आर्मस्ट्रॉन्ग की वैल्यू लिखे तब दोनों की वैल्यू सेम आती, तो दो में क्या लिखना? कुछ भी नहीं है, सेम वैल्यू है, बस समझा रहा हूँ मैं, जिससे आपको याद रहे कि नैनोमीटर और आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों में आ सकता है बस। और सर ये मतलब दो यूनिट्स में अगर तू इसको यहाँ पर इधर से इधर लेके जाएगी, ठीक है, तो एक 10 की पावर -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, वो तभी आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा। हाँ बेटा बोलो। सर ये R0 की वैल्यू है ये? हाँ, R0 की वैल्यू। R0 की वैल्यू का मतलब बताता हूँ। ये रेडियस है फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। चले आगे। अब आ रही थी वेलोसिटी की, वो होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय 137 मल्टीप्लाई में 1/n²। अगर किसी और एलिमेंट के लिए निकालना है तो z से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आना बोलो बच्चों, आवाज आ रही है? हेमंत क्या पूछ रहा है बता। सर ये वेलोसिटी वाला एक बार रिपीट कर दो। वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा यहां से निकल कर आया,
अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला उठाऊं ना, ये तो मैंने सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ इसको लिख दिया जिससे ये न्यूमेरिकल में काम आ सके। वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां से उठकर आया, सब बच्चे देखो, m v r इज इक्वल टू NH अपॉन में 2 अब इसमें हुआ क्या, v तो यही रखा मैंने और बाकी सब चीजें उठा के उधर ले गया। रेडियस कहां से निकाली है, रेडियस का तो भी फॉर्मूला बताया था, r नॉट n स्क्वायर और ऊपर आ जाता है z, बताया था ना रेडियस का फॉर्मूला हेमंत। यस सर। अब जब इन सब चीजों को रखेगा तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला बनता है। मैंने उठा के सीधा ही कांस्टेंट की वैल्यू रख दी, ठीक है। ओके सर। और इस c की वैल्यू भी होती है, ठीक है बेटा। यस सर। अब जरा इधर ध्यान दे, एनर्जी क्या है, ये एनर्जी ई से दिखाते हैं हम। अभी h न्यू निकाली थी, hc बाय लैम्डा निकाली थी, ठीक है। अब एक और एनर्जी का फॉर्मूला दे, -2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन में n स्क्वायर, ये जूल में है, किसमें है ये बोलो, जूल में। और यहाँ पे n क्या है, यहाँ n स्ट्रेंथ नहीं है, नंबर ऑफ शेल है, क्या है ये बोलो, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। तो एनर्जी का फॉर्मूला ये बना, तो फर्स्ट एनर्जी के लिए क्या बनेगा और सेकंड एनर्जी के लिए क्या बनेगा। आप इसको ये भी कह सकते हो एनर्जी इनिशियली, एनर्जी फाइनली, बस नंबर ऑफ शेल ही बदलेंगे और कुछ नहीं बदलेगा। 2.18 इंटू 10 की पावर -18 अपॉन में n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यस सर। और चेंज इन एनर्जी आएगी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल और माइनस इनिशियल में 2.18 इंटू 10 की पावर -18 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। आना बोलो, यस सर, यस सर। तो चेंज इन एनर्जी आ गई आपकी इस फॉर्म में, डेल्टा E इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18, ठीक है, गलत है बोलो, ठीक है सर। ठीक है सर। तो ये चेंज इन एनर्जी अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं, अब ये जूल में इलेक्ट्रोवोल्ट, तो ये चेंज इन एनर्जी बन जाएगी -13.6 1 अपॉन NF का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन NI का स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, किसमें बन जाएगी बोलो, इलेक्ट्रोवोल्ट। तो इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी क्या है, जूल की एनर्जी क्या है, ये बात समझ में आई। नो सर। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना समझ में आया, सर ये -13.6 कैसे आया? ये कन्वर्जन है बेटा, जो भी मैंने तुम्हें बताई थी कि जब हम जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19, उसी के साथ डिवाइड करने से वैल्यू बनी है, देखिए यहां से, इससे ये जूल है, ये कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। ओके सर। आ जाओ वापस, जब ये वैल्यू बनी डेल्टा E इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18 ब्रैकेट में ये पूरी वैल्यू और इसकी वैल्यू EV में कन्वर्ट हुई, तो एक चीज और, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो फाइनल और इनिशियल उल्टे हो जाएंगे, तो ये मत सोचना इनिशियल माइनस फाइनल कर दिया, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है बच्चों बोलो, यस सर। तो यहां पर हमारी चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला भी हो गया। अब बोहर का और कोई फॉर्मूला तो नहीं दिख रहा मुझे, कोई दिख रहा हो तो बता देना। अब मैं आ रहा हूं आपके उन फॉर्मूलों पे जो हमें दिए डी ब्रॉगली ने। आज ये प्रथम ने पूछा था अभी कि भैया डी ब्रॉगली की इक्वेशन क्या है। प्रथम डी ब्रॉगली की इक्वेशन दे, वेवलेंथ होता है h अपॉन में mv, ये मोमेंटम है, और मोमेंटम क्या है, पार्टिकल नेचर, क्या है
पार्टिकल नेचर। ठीक है, और ये क्या है? वेवलेंथ, और इसको हम कह सकते हैं वेव नेचर। अब जिससे जो मैं पूछूं वो देखना, अब बताना है। सबसे पहले आता है ये और ये। तो तुमसे पूछे क्या है ये एक ऐसी इक्वेशन है जो ये बता रही है कि दो नेचर होते हैं किसी चीज के, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो डी ब्रॉगली की इक्वेशन की सिग्निफिकेंस है, इट एक्सप्लेन्स द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। क्या बताती है बेटा ये? बोलो। डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये एक्सप्लेन कर। और ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? पार्टिकल और वेव नेचर। बस। और डेली लाइफ में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? 0। डेली लाइफ में इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ठीक है, क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू आती है h की, वो आती है 10⁻30 पे, जो काम नहीं करती। 10⁻30 पे वैल्यू काम हम अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब अगली चीज क्या आती है? हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। हेजनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब यही है जो सर्टेन ना हो। आजकल क्या सर्टेन नहीं है? तुम स्कूल जाओगे कि नहीं जाओगे? सर्टेन है? अभी वो कोरोना खेल ले वेव में, उसके बाद जा पाओगे। तो चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम आप कभी मेजर नहीं कर सकते। अब बात आई प्रथम की। प्रथम कह रहा भैया ये बात समझ में आ गई। वो कह रहा है ये इक्वेशन क्या बताना चाहती है? प्रथम ये वेरिएबल है? हाँ जी सर। क्या ये वेरिएबल है? हाँ जी सर। क्या ये एरर है? हाँ एरर है, क्योंकि इसके आगे डेल्टा लगाया ना। अच्छा, एरर की वैल्यू अगर मैं इस वाले की डिक्रीज करूं तो इसकी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सामने बैठा कांस्टेंट है। उन्होंने कहा भैया कांस्टेंट तो 100 था, अगर मैं ये 20 मल्टीप्लाई में 5 होता, अब मैं 20 को डिक्रीज करके 5 करता तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाता। तो कहता और डिक्रीज करो जिससे उसका एरर कम हो जाए। तो मैं एक का एरर कम करता हूं तो दूसरे का बढ़ता जाता है। अगर मैं उसकी पोजीशन का एरर कम करूं तो स्पीड में बढ़ जाता है। स्पीड का एरर कम करूं या मोमेंटम का तो पोजीशन में बढ़ जाता है। तो साइमल्टेनियसली आप चेंज इन पोजीशन और चेंज इन वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते। ये है प्रिंसिपल हेजनबर्ग का। हेजनबर्ग के हिसाब से आप किसी की पोजीशन, किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की पोजीशन और उसकी स्पीड एक साथ मेजर नहीं कर सकते। और ये इसकी साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। और डे टू डे लाइफ में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी वैल्यू है, हम इसको अभी प्रैक्टिकली मेजर नहीं कर सकते। क्या कुछ समझ आया? हाँ जी सर। वेव थ्योरी एंड, ये थी वेव थ्योरी। तो